हेलो चैम्पियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल नीट बायो साइंस पर आप सबका वेलकम। जैसा कि आपको पता ही है, हमने हमारा चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया हुआ है 10th क्लास का। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, आप सबने अपने डेली लाइफ में ऐसा देखा होगा कि जैसे पानी का कोई बकेट है या कोई टब है, उसके अंदर कोई कुछ डला हुआ है। जैसे आप एक नींबू को ही डाल दो, ठीक है, आपको क्या दिखेगा, जैसे कि नींबू का साइज ना थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड दिखेगा, आपको ज़्यादा लार्ज दिखेगा एक्चुअल साइज से। जो उसका एक्चुअल साइज है उससे ज़्यादा साइज दिखेगा आपको नींबू का। क्यों, आपने कभी सोचा ऐसा? या फिर आप एक, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब शायद आपने लैब वगैरह में देखी होगी, या मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कांच का एक टुकड़ा होता है मोटे टाइप सी का, उसको हम बोलते हैं ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब को जैसे ही आप अपने बुक के वर्ड्स के ऊपर यानी लेटर्स के ऊपर रखोगे तो आपको क्या लगेगा कि लेटर्स का साइज ना बिगर बिगर दिख रहा है, आपको बड़े साइज के दिख रहे हैं लेटर्स। या फिर आपने एक और एग्जाम्पल, एक क्या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि किसी अगर बकेट में या टैब में पानी है या किसी पोंड में पानी है और वो पोंड क्लियर है पानी, अगर हमें उसका जो बॉटम है दिख रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उसका बॉटम ना ऊपर उठा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन वो एक्चुअली ऊपर उठा हुआ नहीं होता, लेकिन वो हमें दिखता है। इन सब जो ऐसे सब एग्जाम्पल्स हैं, उन सब का रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ही समझते हैं। रिफ्लेक्शन अलग वर्ड है, वो हम समझ के आ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला? व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम चेंज। ये ले ली हमने लाइट, बेसिक आपको समझा देती हूँ। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट एक मीडियम है ये एयर जो, और सेकंड मीडियम है ग्लास। जब लाइट एयर से ग्लास मीडियम में जाएगी, ठीक है, यानी लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी एयर से, एक मीडियम एयर हो गया, दूसरा मीडियम हो गया ग्लास, अनदर मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम चेंज। जैसे ही लाइट ने यहाँ एंट्री की तो लाइट को जाना था ऐसे सीधा, लेकिन जो डायरेक्शन है लाइट की वो हो गई चेंज, यानी लाइट को ऐसे जाना था लेकिन चेंज होके लाइट कैसे जा रही है, थोड़ा इस साइड बेंड हो गई लाइट और इस साइड से जा रही है। ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये हमने एक छोटा सा ग्लास स्लैब ले लिया यहाँ पे समझने के लिए। जो बाहर जो मीडियम होगा, ये हमने कोई ग्लास स्लैब रख दिया, ठीक है। अब बाहर एक मीडियम है एयर, जैसे हमारे सराउंडिंग एक मीडियम है एयर, ठीक है, और जो ग्लास है और जो स्लैब है वो बनी हुई है ग्लास की। ये हो गया सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम एयर, सेकंड मीडियम ग्लास। जो एयर है उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब ये लगा लो आप, थिन मीडियम, पतला मीडियम। और जो ग्लास है उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, यानी थोड़ा थिक मीडियम, डेंस मीडियम है वो, ठीक है, डेंसर मीडियम हो गया। अब जैसे ही हमारी इंसिडेंट रे, इन सब के बारे में आपको पता ही है, हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं। इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब के एक सरफेस के ऊपर टकराएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, नोट रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो थोड़ा सा नॉर्मल की साइड बेंट होके सेकंड मीडियम में एंटर करेगी। सेकंड मीडियम में एंटर करते ही जो अपना नॉर्मल पाथ था उसको फॉलो नहीं करेगी। यही हमने पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मीडियम इन सेकंड मीडियम चेंज, यानी जो उसका नॉर्मल पाथ होना था वो चेंज करके इस पाथ से फॉलो कर रही है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इस सरफेस के ऊपर आई, ग्लास स्लैब के इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी या इंसिडेंट करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी वो सेकंड मीडियम में एंट्री करेगी। सेकंड मीडियम में जो नीचे मीडियम अब आ गया, ये कैसा मीडियम है, ये भी कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम, यानी यहाँ पर भी क्या है, एयर, ठीक है।
अब जो ये सेकंड मीडियम में एंट्री करेगी तो ये अपना सेम पाथ फॉलो नहीं कर रही, इसको फॉलो करना चाहिए था ये पाथ, इस वाली लाइन को, यानी इस वाली इंसिडेंट रे को ये पाथ फॉलो करना था, लेकिन ये यहाँ भी ये पाथ फॉलो नहीं करी, थोड़ा सा उस साइड बेंट होके, नॉर्मल से आउटर साइड की साइड बेंट होके चली जा रही है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो हमने देखा था जो नॉर्मल है एन और एन डैश, हम इसको नॉर्मल फर्स्ट बोल देंगे। जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ हमेशा कौन सा एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम बोलेंगे इसको I1। और आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे R1, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर ये लाइन किसका काम करेगी, इंसिडेंट लाइट का। तो इंसिडेंट लाइट का काम करेगी तो हम इसको बोल देंगे इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे I2, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड। और जो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जो एंगल बनाएगी R2, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। ठीक है, ये मीडियम हो गया हमारा सेकंड, M और M डैश, मीडियम नहीं नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल हो गया M और M डैश। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट एयर मीडियम से आगे डेंसर मीडियम में एंट्री करके वापस एयर मीडियम से बाहर निकलेगी उसको हम बोल देंगे एमर्जेंट रे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन जो रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंसिडेंट जो लाइट है वो अपना जो पाथ है वो थोड़ा चेंज कर सेकंड मीडियम में अपने जो पाथ को चेंज कर लेती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों में सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब एक बार देख लो, जो इंसिडेंट रे है आर, आई से इंसिडेंट, आर से रिफ्रैक्टेड। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन, सेम ही प्लेन में ये लाई करेंगे। जैसे ये प्लेन है, इसको हम नाम देंगे ए और बी। ठीक है, ये एक प्लेन है तो इंसिडेंट रे भी इसी के ऊपर लाई कर रही है, नॉर्मल भी इसी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेम इसी केस में जो इंसिडेंट, ये प्लेन हमने ले लिया सी और डी। ठीक है, जो ये वाली इंसिडेंट रे है जब यहाँ आएगी तो हम इसको इंसिडेंट बोल देंगे, यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड है, सेकंड प्लेन के ऊपर अगर ये इंसिडेंट कर रही है तो हम इसको बोल देंगे इंसिडेंट रे। तो ये वाली जो इंसिडेंट रे है सी और डी प्लेन के ऊपर लाई की, तो यहाँ लाई की सी और डी प्लेन के ऊपर, नॉर्मल भी इसी प्लेन के ऊपर और रिफ्रैक्शन भी किससे कर रही है, इसी प्लेन से। इसलिए फर्स्ट लॉ कहता है कि ये सब सेम प्लेन में ही रहेंगे। इन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी यही था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी साइन का मतलब, आई का मतलब है इंसिडेंट, आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट है और इसको हम बोलेंगे, ये इस जो कंप्लीट है इसको हम बोलेंगे स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्योंकि ये स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। अब कांस्टेंट का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द रे ऑफ लाइट चेंज डायरेक्शन इन सेकंड मीडियम, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बोला था आपको कि जो रे ऑफ लाइट है वो सेकंड मीडियम में एंट्री करते ही चेंज, अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। यानी रे ऑफ लाइट को ये डायरेक्शन रखनी थी लेकिन ये नहीं रख पाई तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब ये डायरेक्शन कितनी चेंज की, इस चीज़ को मेजर करने के लिए कि डायरेक्शन कितनी चेंज हुई। ठीक है, जैसे यहाँ डायरेक्शन इतनी चेंज हो गई, यहाँ डायरेक्शन इतनी चेंज हो गई,
यानी डायरेक्शन कितनी चेंज हुई, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम किसी चीज़ का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे ही आपको अगर कोई चीज़ मेजर करनी है, जैसे अगर आपको पानी मेजर करना है तो आप उसको लीटर में मेजर कर लेते हैं, इसीलिए भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायरेक्शन कितनी चेंज हुई ये हमें मेजर करनी है, उसको हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका हम फॉर्मूला रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, n/1 मैं ये आपको अभी बताऊंगी। ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी v1/v2। जो ये लाइट आ रही है इसकी कुछ स्पीड है। ठीक है, एयर में जो जैसे ये हमने ले रखा है मीडियम 1, ये हमारा है मीडियम 1, ये है हमारा मीडियम 2। ठीक है, एयर जो हमारा मीडियम 1 है इसमें इस लाइट की कुछ ना कुछ स्पीड है, वो स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी इस मीडियम में एंट्री होने के बाद लाइट की क्या स्पीड होगी, लाइट की स्पीड सेम रहेगी, कम हो जाएगी या ज़्यादा होगी, ये इस चीज़ को देखते हैं। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब 2 और 1 का क्या, 2 यानी 21 जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब क्या है कि हम जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं मीडियम 2 का, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, इसका मतलब ये है, यानी हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं इस टाइम पर, ग्लास का। अगर इस एग्जांपल से देखें तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 यानी एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ कि हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अगर हम इसको लिख दें n12, इसका मतलब क्या है, हम 1 का यानी पहले मीडियम का, मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इस कंडीशन में हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको हम लिखेंगे v2/v1, यानी स्पीड ऑफ लाइट को हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसीलिए इसको बोल दिया v2/v1। अब जैसे कि मैं जिसमें कंफ्यूज होती हूँ, मुझे कभी कभी ये ऐसा रहता है कि हम 2 का निकाल रहे हैं तो 2 ऊपर आएगा, और यानी मीडियम 2 ऊपर आएगा और मीडियम 1 नीचे आएगा। अब आप इस चीज़ को अपने दिमाग में ऐसे बैठा लो कि जैसे ही हमने बोला 2 1, यहाँ बोला 2 का निकालना है 1 के रिस्पेक्ट में, तो जिसका निकालना है उसको हम नीचे ही रखेंगे। ठीक है, जिसका निकालना है, जैसे यहाँ 2 का निकालना है तो 2 को हम नीचे ही रखेंगे, यहाँ हमें 1 का निकालना है तो 1 को हम नीचे ही रखेंगे, ऊपर होगा दूसरा मीडियम। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, अब मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा रेयर मीडियम में हाई होती है और डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। जैसे कि आप अपने आप से ही फील करके देख लो, अगर आप चल रहे हो बस हवा में, अगर आप ऐसे ही खुले स्पेस में चल रहे हो तो आप थोड़ा सा आसानी से स्मूथली से चलोगे, आप फास्ट भी चल सकते हो, आप दौड़ भी सकते हो सरफेस के ऊपर नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको किसी पॉन्ड में अगर मैं आपको खड़ा कर दूँ और बोलूँ कि अब दौड़ के दिखाओ, तो आपकी स्पीड क्या होगी दौड़ने की, क्या वही रहेगी या कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? यानी पानी में आप तेज़ दौड़ सकते हो या आप खुली हवा में तेज़ दौड़ सकते हो? तो खुली हवा में तेज़ दौड़ सकते हो ना। सेम ऐसे ही कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में ज़्यादा होगी और ग्लास यानी डेंसर मीडियम में, जो इससे डेंस मीडियम है, उसमें कम होगी। मैं इसको थोड़ा यहाँ नोट कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट बात आपको आगे भी काम आएगी। स्पीड ऑफ लाइट है,
स्पीड ऑफ लाइट को मैंने v से रिप्रेजेंट कर दिया। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज हायर, ठीक है, एज कंपैरिजन टू डेंसर मीडियम। जो जैसे कि ग्लास में है, यहाँ क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। अभी बताया कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी। जो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट थी वो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ नहीं रहेगी। जो ये इंसिडेंट रे थी, इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट थी, जितना फास्ट ये यहाँ दौड़ रही थी, इस मीडियम में एंट्री करने के बाद ये इतना फास्ट नहीं दौड़ पाएगी, थोड़ा स्लो चलेगी, ठीक है। सेम दोबारा से जब ये इस मीडियम में एंट्री करेगी, यानी डेंसर से एयर मीडियम में एंट्री करेगी, फिर इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मीडियम कौन सा आ गया, एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज, ठीक है। अब जो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देख लिया है, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में या एयर में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे एब्सोल्यूट वर्ड से ही पता चल रहा है। इससे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, जब एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम किसी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी क्या है, द रे ऑफ लाइट चेंज डायरेक्शन इन सेकंड मीडियम, जो सेकंड मीडियम में रे ऑफ लाइट चेंज कर लेगी अपनी डायरेक्शन को, एंड द एक्सटेंट ऑफ चेंज इज मेजर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जो सेकंड मीडियम में रे ऑफ लाइट चेंज कर रही है उसको हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, ओनली एयर या वैक्यूम के। यानी सीधा सा मतलब ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि जो हमारा एक मीडियम हमें क्या रखना है, एयर या फिर वैक्यूम, और एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम हमारा एयर या वैक्यूम होना चाहिए, सेकंड मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम का मतलब क्या है, मैंने बोला था जिसका निकालना हो वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। तो एम का मतलब क्या है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो एम निकालना है, तो एम कहाँ क्या है, नीचे। अब ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर कुछ मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी दे रखी है, एक टेबल बना के, ठीक है। उनमें से वैसे तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चंस इसके बेस्ड पर आएगा तो उसमें आपको ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया मिलेगा, अगर आपको निकालना है, या एक मीडियम का दिया मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ यहाँ मैंने लिख रखे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनके मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। जैसे एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.0003, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.33। यानी देखो एयर का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है ना, एयर के कंपैरिजन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहाँ स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, यानी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट होगी फास्ट, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है 1.33 एज कंपैरिजन टू एयर, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी थोड़ा सा कम। और इन सब के कंपैरिजन में डायमंड है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बहुत ज़्यादा हाई 2.42, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। यही
ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अभी वैसे आपको टेबल याद करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको वो टेबल याद करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, कि हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो याद होना चाहिए कि कितना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी निकाल के टेबल के अंदर NCERT की बुक में दिए हुए हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड ही हम एक टर्म देखते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने देखा था कि जो लाइट है कितना एक्सटेंट हुई, कितना चेंज हुई, हम उसको मेजर कर रहे थे कि लाइट कितना चेंज हुई, उसको मेजर कर रहे थे। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या देख रहे हैं, द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी चेंज क्यों कर रही थी लाइट, मीडियम की वजह से। इस मीडियम की वजह से लाइट चेंज कर रही थी। एयर में लाइट की जो स्पीड है और डायरेक्शन है कुछ और थी, लेकिन डेंसर मीडियम में, ग्लास में, इसकी स्पीड और डायरेक्शन कुछ थोड़ी और हो गई। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये इसको हम बोलेंगे इस ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी एबिलिटी ऑफ ए मीडियम। इस मीडियम की ये एबिलिटी है कि ये इस लाइट को कितना चेंज करेगा। ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे कि कितना चेंज हुआ, हम वो वैल्यू पढ़ रहे थे। जैसे एयर से अगर वाटर में जा रही है तो इतना चेंज हुआ, इससे इतना चेंज हुआ एयर से जब वाटर में जा रही थी। ठीक है, तो लेकिन वो चेंज किया किसने किया, ग्लास ने, यानी किसी मीडियम ने। तो वो हम किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी जो रिफ्लेक्ट है, मीडियम टू रिफ्रैक्ट आएगा भाई, द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्रैक्ट। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, कि कितना ये मीडियम किसी लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी। अब मैं बोल रही हूँ कि जो जैसे कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या होगी, हाइयर, और डेंसर मीडियम में स्पीड, रेयर मीडियम में होगी हाइयर, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी कम। अगर स्पीड ऑफ लाइट हाइयर से, यानी रेयर मीडियम से कोई डेंसर मीडियम में एंट्री कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई। स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से जो लाइट आ रही थी वो बेंट हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की साइड ये बेंट हो गई। ठीक है, अब जैसे ही ये इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे इसको इंसिडेंट बोलेंगे, इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेगी और फिर इससे बाहर जाएगी, यानी डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में अगर ट्रैवल करेगी तो यहाँ क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, इंक्रीज। और स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होते ही जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे। डेंसर मीडियम में हमेशा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के पास आती है, लेकिन रेयर मीडियम में वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल के पास आ गई, लेकिन यहाँ ये नॉर्मल से दूर चली गई। इसको आना था इस डायरेक्शन में, लेकिन चली गई यहाँ पे। ये किसकी वजह से है, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। नेक्स्ट हम वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।